दोबारा जन्म लेने के बाद मैं जानबूझकर हर उस मौके से दूर रहने लगा जब मुझे उस लड़की के साथ एक ही लग्जरी कार में बैठना पड़े जिससे मैं कभी प्यार करता था। मैं खुद को बार बार याद दिलाता हूँ, मैं सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा हूँ। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। स्टेला स्टर्लिंग की नज़र उसके बगल वाली खाली सीट पर पड़ी और पहली बार उसने खुद ड्राइवर को आवाज़ लगाई। मिस्टर मुरेश्वर, आप जा रहे हैं क्या? ड्राइवर थोड़ा शॉक हो गया। मैडम, आपको कुछ चाहिए? स्टेला ने हल्का सा फ्रॉन किया, बिना किसी साफ वजह के इरिटेटेड लग रही थी। आज आप करण का वेट नहीं कर रहे? ड्राइवर ने कहा। अभी उसका मैसेज आया है मैडम, किसी क्लासमेट के साथ काम है, वो बाद में बस से आ जाएगा। ये सुनकर स्टेला का एक्सप्रेशन बदल गया। वो भी इस बार रिबॉर्न हुई थी, लेकिन चीजें पहले से अलग हो रही थी। उसकी मेमोरी में करण ने कभी भी उसके साथ जाने का चांस मिस नहीं किया था। वो हमेशा पहले आकर कार में क्वाइटली बैठ जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसे एक मिनट भी वेट न करना पड़े। स्टेला ने अंदर ही अंदर सोचा, शायद ये अच्छा ही है। पिछली जिंदगी में करण के साथ बिताए वो 5 साल जायन मल्होत्रा के दिल में एक गहरे कांटे की तरह चुभ गए थे। अब जब उसे सेकंड चांस मिला है, वो जानती है करण से डिस्टेंस बनाकर रखना ही सही है। उधर मैं उस दिन मैं लगभग 2 घंटे तक वॉक करता रहा और आखिरकार स्टर्लिंग मेंशन पहुंच गया। मैंने मेन एरिया अवॉइड किया और सीधा सर्वेंट्स क्वार्टर्स में चला गया। लेकिन ऊपर बालकनी से स्टेला ने मुझे देख लिया। उसकी नज़र मेरा पीछा कर रही थी और उसने मेरा नाम भी पुकारा। लेकिन मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, या यूं कहो मैंने सुनने का नाटक नहीं किया। मैं सीधे अपने रूम में चला गया। कुछ ही सेकंड बाद वो गुस्से में सर्वेंट्स बिल्डिंग तक आ गई। जैसे ही मैं डोर बंद करने लगा, उसने अपने पैर से उसे रोक दिया। करण, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? मैंने कैजुअली जवाब दिया। ईयरफोन्स थे, नहीं सुना। अब बताइए क्या काम है? स्टेला एक पल के लिए रुक गई। इस बार हम बैडली स्ट्रेंजर्स थे, इतना क्लोज रिलेशन नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्लास खत्म हो गई थी, तुमने कार क्यों नहीं ली? मैं हल्की सी हंसी के साथ बोला, आप मजाक कर रही हैं क्या? आप एम्प्लॉयर हैं और मेरे डैड आपके ड्राइवर हैं। मेरे जैसे इंसान का आपके साथ बैठना ठीक नहीं लगता। पहले मुझे अपनी लिमिट नहीं पता थी, अब पता है। और प्लीज इसके लिए मेरे डैड को ब्लेम मत कीजिए। अब स्टेला का चेहरा पूरी तरह कोल्ड हो गया। गुड, जितनी जल्दी अपनी जगह समझोगे उतना बेहतर। और अगर डैड कुछ पूछें तो खुद समझा देना, मैंने तुम्हें कहीं से हटाया नहीं है। उसे डोर जोर से बंद किया और चली गई। लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस जिंदगी में मैं वही मिस्टेक्स दोहराने वाला नहीं था। मैंने ऑलरेडी हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया था, बस कुछ दिनों की बात थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और बस स्टॉप की तरफ निकल गया। स्टेला ने बालकनी से मुझे जाते हुए देखा। वो बस चुपचाप मेरी पीछे जाती हुई फिगर को देखती रही। उसके चेहरे पर कोई साफ इमोशन नहीं था। फिर उसने खुद से कहा, ये सब करके वो मेरा अटेंशन खींचना चाहता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद बस आई ऑलरेडी फुल थी। मैं भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अंदर घुसा और पीछे की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला, मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मुझे खड़े होने की थोड़ी सी जगह मिली, तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं मुड़ा तो देखा, एक मिडिल एज आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और अजीब सा स्माइल दे रहा है। मैं थोड़ा साइड होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो आदमी हिलता तक नहीं। वो ऐसे मेरे साथ चिपक कर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे पूरा हक हो वहां खड़े रहने का। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा कैक्टस का गमला है और वो उसी नुकीले कैक्टस से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, वो बड़ी ही चेयरफुल आवाज में बोलती है। कुछ ही सेकंड में वो उस आदमी तक पहुंच जाती है। आदमी हटने में थोड़ा लेट हो जाता है और कैक्टस सीधा उसके हाथ में चुभ जाता है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बस में कैक्टस लेकर घूम रही हो, देखकर नहीं चल सकती? लड़की बिना ज्यादा रिएक्ट किए उसी आदमी की जगह पर खड़ी हो जाती है और सबसे फेक सा सॉरी बोलती है। ओह सॉरी, दोबारा नहीं होगा। समझने के लिए थैंक यू। आदमी मुझे एक गंदी नजर से देखता है।
और गुस्से में दूसरी जगह चला जाता है। मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ और पाता हूँ कि वो पहले से ही मुझे देख रही है। उसकी आंखें काफी शार्प हैं और वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई इडियट हूँ। कुछ सेकंड तक हमारी आई कांटेक्ट बनी रहती है। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तो मुझ पर हंस रही हो क्या? वो एक पल रुकती है, फिर कहती है, इस रूट पर थोड़ा ध्यान से रहा करो। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं यहाँ। मैंने पहले भी कई बार देखा है। तभी मुझे थोड़ी देर से समझ आता है, वो मेरी हेल्प कर रही थी। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ, थैंक यू बीच में आने के लिए। वो कैजुअली जवाब देती है, आयरी बिरवुड यूनिवर्सिटी सामने ही है, फार्मिंग पढ़ती हूँ। मैं भी बोलता हूँ, करण एशफोर्ड यूनिवर्सिटी, ड्रामा और स्क्रीन राइटिंग। इतने में बस स्टॉप आ जाता है। एशफोर्ड और बिरवुड बस 2 ब्लॉक की दूरी पर है। हम दोनों बस से उतरते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था, एक प्रॉपर थैंक यू, लेकिन आईवी पहले ही जा चुकी होती है। उसके लंबे कदम उसे सड़क पार करा देते हैं और मैं कुछ कह भी नहीं पाता। मैं मुड़ता हूँ और अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं इस छोटी सी घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन इस साल का फ्रेशर शोकेस कुछ अलग ही लेवल का है। क्लोजिंग परफॉर्मेंस टेला करने वाली है। हर कोई स्टर्लिंग प्रिंसेस को असल में देखना चाहता है। सिर्फ एक मैं हूं जिसे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा फ्रेंड रिको मुझे जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। भाई, ये लाइफ में एक बार होता है। इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। अगर ये मिस कर दिया तो पूरी कॉलेज लाइफ अधूरी रह जाएगी। मुझे समझ भी नहीं आता और वो मुझे तीसरी रो में सीट पर बिठा देता है। तभी लॉजिस्टिक्स टीम का एक सीनियर इधर उधर भागता हुआ आता है, हाथ में स्नैक्स के बॉक्स लेकर। वो मुझे देखता है और तुरंत बोलता है, भाई प्लीज ये ब्रेड का बॉक्स बैक स्टेज पहुंचा दे। कुछ परफॉर्मर्स को खाने का टाइम नहीं मिला है। मैं बिना कुछ सोचे बॉक्स उठा लेता हूँ और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए बैक स्टेज पहुंचता हूँ। वहां पहले से ही काफी भीड़ होती है। सीनियर्स अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं बॉक्स एंट्रेंस के पास टेबल पे रख देता हूँ और फिर पुरानी आदत से मजबूर होकर मेरी नज़र ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है। पिछली जिंदगी में मैं जानबूझकर यहाँ आता था, सिर्फ स्टेला के लिए उसकी फेवरेट नट फ्लेवर ब्रेड ढूंढने। उसे पीनट से एलर्जी थी और वहाँ ढेर सारी नट वाली ब्रेड मिक्स रहती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं वो गलती से गलत ब्रेड न खा ले और उसकी परफॉर्मेंस खराब न हो जाए। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाती है। वो अब इतनी बड़ी है कि खुद लेबल पढ़ सके। नट्स कोई छुपी हुई चीज नहीं होती। नट्स कोई मुश्किल शब्द नहीं है। ड्रेसिंग रूम के अंदर स्टेला बिना किसी साफ वजह के रुकी हुई है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा वो यहाँ क्यों ठहरी हुई है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। तारा उठने लगती है, लेकिन स्टेला उसे पहले ही तेजी से जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही वो गुस्से में बोल पड़ती है, मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद बीच में ही रुक जाती है। रुको, तुम कौन हो? किससे मिलने आए हो? बाहर खड़ा लड़का उसके एक्सप्रेशन से थोड़ा घबरा जाता है। मिस स्टर्लिंग, सुना है आप आज परफॉर्म कर रही हैं। धड़ाम। स्टेला बिना कुछ सुने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। वो वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है और उसके चेहरे की ठंडक पूरे कमरे का माहौल जमा देती है। तारा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, स्टेला, तुम्हें रेयान पसंद नहीं है क्या? स्टेला एक पल के लिए पलक झपकाती है, मैंने ठीक से देखा ही नहीं। तारा हैरान, देखा ही नहीं? तो तुम्हें लगा कौन था? लेकिन स्टेला कोई जवाब नहीं देती। वो बेचैन है, अंदर से अजीब सा फील कर रही है। करण अब तक यहाँ होना चाहिए था। उसकी पिछली जिंदगी में इस टाइम तक मैं बैक स्टेज पहुंच चुका था। अब वो और इंतजार नहीं कर पाती। वो उठती है और बाहर चली जाती है। बाहर परफॉर्मर्स ब्रेड उठाकर खाने लगे हैं। तारा एक ब्रेड उठाती है और वापस आती है। लो, कुछ खा लो, अब बाहर जाने का टाइम नहीं है। शो के बाद खा लेंगे। स्टेला ब्रेड लेती है, नीचे देखती है, नट फ्लेवर। उसका एक्सप्रेशन और खराब हो जाता है। फिर जैसे ही स्टेला स्टेज पर जाती है,
आखिरकार उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है। ऑडियंस में लड़के उसे देखकर पूरी तरह पागल हो रहे हैं, लेकिन मैं नीचे फ़ोन देख रहा हूँ और शोर से परेशान होकर मैं अपने ईयरफ़ोन लगा लेता हूँ। स्टेला अपनी परफ़ॉर्मेंस ख़त्म करती है। पूरा हॉल तालियों और चिल्लाने से गूंज उठता है। फैंस स्टेज की तरफ फूल लेकर दौड़ पड़ते हैं। स्टेला के हाथ में पहले से ही कई बुके हैं। फिर भी वो स्टेज से उतरती नहीं। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी नज़र बार-बार मेरी तरफ जा रही है। उधर तीसरी रो में रिको वापस आता है, 2 बुके लेकर। एक मेरे हाथ में थमा देता है। करण, मैं स्टेला को फूल देने जा रहा हूँ, तू भी चल रहा है। मैं तुरंत मना कर देता हूँ। सीरियसली? मैं ये फूल किसी आवारा कुत्ते को दे दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर अचानक मुझे पिछली ज़िंदगी की एक बात याद आती है। तारा ने तब मेरी काफ़ी मदद की थी। मैं हल्का-सा रुकता हूँ, फिर कहता हूँ, "ठीक है, साथ चलते हैं।" स्टेज पर स्टेला के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। पिछली बार उसने मेरे फूल स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैं ले लूँगी। वो जानती है मैं सच में उसे पसंद करता था। शायद प्यार नहीं, लेकिन कुछ तो फीलिंग्स थी। स्टेला स्टेज पर खड़ी है। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं और मैं बिना सोचे समझे स्टेज पर चढ़ जाता हूँ, हाथ में बुके लेकर। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता हूँ, वो अपने हाथ में पकड़े फूलों को थोड़ा एडजस्ट करती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है, ताकि मेरा बुके ले सके। लेकिन मैं बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से निकल जाता हूँ और सीधे पीछे खड़ी तारा को फूल दे देता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस कमाल की थी। क्या ये फूल मैं तुम्हें दे सकता हूँ? तारा 2 सेकंड तक मुझे दिखती रह जाती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए फूल ले लेती है। ऑफ कोर्स, थैंक यू। मैं बस हल्का सा सिर हिलाता हूँ, मुड़ता हूँ और स्टेज से उतर जाता हूँ। मैं एक बार भी स्टेला की तरफ नहीं देखता। तारा ऊपर देखती है और स्टेला की नज़र से मिलती है। वो पूरी तरह कंफ्यूज है। अचानक स्टेला गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है। तुम्हारे और करण के बीच चल क्या रहा है? तारा शौक में। क्या? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। स्टेला की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम्हें सच में लगता है वो ये सब सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रहा? उसका अटेंशन चाहिए? सच में? स्टेला की आवाज ठंडी हो जाती है। वो आखिर है क्या वो? जैसे मैं कभी उसे अटेंशन दूंगी। उधर जब मैं स्टर्लिंग मेंशन वापस पहुंचता हूँ, रात के 10 बज चुके होते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, मेरे डैड तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। करण, आज स्कूल में तुम्हारी मुलाकात मिस स्टर्लिंग से हुई थी क्या? मैं थोड़ा रुकता हूँ। डैड आगे बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें लेने मत आना, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। फ़ोन भी ऑफ है और मिसेस स्टर्लिंग हर जगह कॉल कर रही है। मैं तुरंत अपना फ़ोन निकालता हूँ और स्कूल का फ्रेशर ग्रुप चैट खोलता हूँ। कुछ सेकंड स्क्रॉल करने के बाद मैं कहता हूँ, डैड टेंशन मत लो, वो लोग कराओके गए हैं। डैड राहत की सांस लेते हैं। ठीक है, मैं जाकर मैडम को बता देता हूँ, वरना वो तुम्हें ही पकड़कर पूछताछ शुरू कर देती। ग्रुप चैट की फोटो में मैं देखता हूँ स्टेला के बिल्कुल पास एक हैंडसम लड़का बैठा है, जायन। तो वो दोनों फिर साथ में हैं, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह मिसेस स्टर्लिंग बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि स्टेला पूरी रात बाहर रही। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे भी सवालों में न घसीट लिया जाए। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और चुपचाप निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं बस में चढ़ता हूँ, मेरी नज़र सीधे आईवी पर पड़ती है। आज उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत सा पौधा है। मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूँ, कहीं वो पिछली बार वाला अजीब आदमी फिर से बस में ना हो। मैं सीधे आईवी के पास जाता हूँ और स्माइल के साथ बोलता हूँ, हाय। आईवी बिना कुछ बोले थोड़ा साइड हो जाती है और मुझे अंदर की तरफ जगह देती है, ताकि मैं सेफ रहूं। उसकी ये छोटी सी केयर देखकर मैं खुद ही बातचीत शुरू करता हूँ। आईवी, ये क्या है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं काफी देर तक उसे देखता रहता हूँ, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि ये पौधा मुझे मेरी पिछली जिंदगी की याद दिला रहा था। ग्रेजुएशन के टाइम मुझे ऐसा ही एक गिफ्ट मिला था।
आईवी कहती है, ये नियॉन हॉर्तिया है, तुम्हें पसंद है? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। हाँ बहुत, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल जैसा लग रहा है। मैं कुछ और कह पाता उससे पहले ही आईवी वो गमला मेरी तरफ बढ़ा देती है। ले लो, अब ये तुम्हारा है। मैं अपने आप हाथ बढ़ा देता हूँ, फिर अचानक रुक जाता हूँ। रुको, सच में तुम ये मुझे दे रही हो? आईवी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तुम्हें पसंद है ना, रख लो, मेरे पास घर पर बहुत है। मैं हल्का सा हंसता हूँ। हाँ, वो एग्रीकल्चर पढ़ती है, शायद ये खुद ही उगाती होगी। पिछली बार भी वो कैक्टस लेकर घूम रही थी, और ऐसा पौधा शायद बहुत महंगा भी नहीं होगा। मैं खुशी से उसे ले लेता हूँ। थैंक यू आईवी। अगली बार बबल टी मेरी तरफ से। आईवी मुझे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखती है, फिर अपना फोन निकालती है। पीछे मत हटना, पहले मुझे ऐड करो। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ और उसे ऐड कर लेता हूँ। प्रॉमिस, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। बस स्टॉप आ जाता है। इस बार आईवी जल्दी से नहीं भागती। वो रुककर मुझे बाय बोलती है। मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, फिर हाथ हिलाकर जवाब देता हूँ। उसके बाद मैं क्लास की तरफ बढ़ जाता हूँ और उस पौधे को ऐसे पकड़कर चलता हूँ जैसे वो कांच का बना हो। तभी रिको भागता हुआ क्लास में आता है और मेरे पास बैठते ही एक्साइटेड होकर बोलता है, भाई, मैं पूरी रात ड्रामा ग्रुप चैट स्टॉक कर रहा था। सुना है स्टर्लिंग प्रिंसेस अब रिजमंड टेक के सबसे हॉट लड़के को डेट कर रही है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, मुझे पहले से पता है। रिजमोंड टेक का सबसे हॉट लड़का जायन, रिको आज बोलता है। वो असल में विदेश पढ़ने जाने वाला था, लेकिन उसके डैड के साथ कुछ हो गया। पूरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर जल्दी जल्दी एंट्रेंस एग्जाम देकर रिजमोंड में एडमिशन लेना पड़ा। और अब जब कॉलेज शुरू हुआ है तो उसके घर के हालात थोड़े रफ चल रहे हैं। रिको आगे बोलता है। इसलिए वो स्टेला को अपने पास ही बांध कर रखना चाहता है, और स्टेला भी उसके लिए अपने स्टडी अब्रॉड का ऑफर ठुकरा चुकी है। अपने ही फैमिली से लड़ गई सिर्फ उसके पास रहने के लिए। एकदम परफेक्ट मैच, या फिर परफेक्ट प्रॉब्लम। अभी तो शायद दोनों उसके रेंटेड अपार्टमेंट में साथ ही होंगे। रिको मेरी तरफ देखता है। मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है। वो सिर हिलाते हुए बोलता है, करण, तू पागल क्यों नहीं हो रहा अभी? स्टेला स्टर्लिंग रिलेशनशिप में है। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे गॉसिप पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक और शिफ्ट कर लेना ज्यादा सही लगेगा। रिको हल्का सा सिर हिलाता है। ठीक है, वो जिसे चाहे डेट करे। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर मेरे डेस्क पर रखे पौधे पर जाती है। करण, ये नियॉन हॉर्थिया है क्या? तेरा है ये? वो अचानक शॉक हो जाता है। नहीं यार, तू तो हमेशा पैसे के लिए रोता रहता है, और आज क्लास में 4 डिजिट वाला पौधा लेकर आया है। मैं हंसकर बोलता हूँ, मजाक कर रहा है क्या? इतना छोटा सा सक्यूलेंट 4 डिजिट? रिको झुककर उसे ध्यान से देखता है पूरा 1 मिनट, फिर धीरे से बोलता है, 4 डिजिट? भाई, ये तो 5 डिजिट में आता है। मेरी आंखें फैल जाती हैं। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ, ऑनलाइन सर्च करता हूँ, और सच में ये सस्ता नहीं है इतना परफेक्ट पौधा उगाने के लिए। आईवी ने इसमें बहुत मेहनत डाली होगी। मैं तुरंत उसका प्रोफाइल खोलता हूँ, पौधे की फोटो क्लिक करके उसे भेजता हूँ। आईवी, आज दोपहर कब फ्री हो? मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आता है। फिर एक और मैसेज, तुम्हें पसंद था ना? मैंने तुम्हें दे दिया, वापस क्यों कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, ये बहुत महंगा है, और सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा है, कहीं मैंने इसे खराब कर दिया तो। प्लीज वापस ले लो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता। फिर आईवी सिर्फ 2 शब्द लिखती है, नो थैंक्स, और साथ में एक पूरा केयर गाइड भेज देती है। इसे फॉलो करना, अगर कहीं अटक जाओ तो मुझसे पूछ लेना। मैं फोन नीचे रख देता हूँ और उस छोटे से पौधे को देखने लगता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक रिको फिर से पौधे की तरफ देखता है। करण, 1 मिनट, ये जो गमला है, ये अगेट से बना है क्या? मैं तुरंत अपने सीने पर हाथ रखता हूँ। भाई प्लीज चुप हो जा। मेरी दोपहर में कोई क्लास नहीं होती, और मैं उस पौधे को ऐसे संभाल कर
घर ले जाता हूँ। जैसे वो सोने का बना हो। जैसे ही मैं घर के पास पहुँचता हूँ, पड़ोस वाली खिड़की से डायन आंटी झाँकती हैं। करण, मिसेस स्टर्लिंग तुम्हें बुला रही हैं। उनका नाम सुनते ही मेरे पेट में अजीब-सा डर बैठ जाता है। पिछली ज़िंदगी में जब भी स्टेला आस-पास नहीं होती थी, मिसेस स्टर्लिंग सीधे मुझ पर चढ़ जाती थी। स्पूर्शी 2000 अब्लासिकलाइज ओसीटी कमार और एक अबलर और लैन 780 difficult. इसलिए अब्लासिकन इज द ओजर डजन फिकिन दैट ट्री एक ही और एक ही। और अभी मेरा हॉस्टल रूम भी एक हफ्ते बाद मिलने वाला है। मतलब फिलहाल मैं यहीं फंसा हुआ हूँ। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और विनम्रता से पूछता हूँ, जी, आपको क्या चाहिए? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। वो तुरंत बोलती है, स्टेला फिर से क्लास स्किप कर रही है। आज उसके एडवाइजर का कॉल आया था। वो 2 दिन से कॉलेज नहीं गई है। वो ये बात बहुत ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कोई भी कॉलेज एडवाइजर मिसेस स्टर्लिंग को कॉल करके स्टेला की अटेंडेंस की शिकायत नहीं करेगा। स्टर्लिंग प्रिंसेस, उस कॉलेज में ऐसा कौन है जो उसकी अटेंडेंस छूने की हिम्मत करेगा? फिर वो मेरी तरफ देखती है। करण, तुम और स्टेला एक ही कॉलेज में हो, है ना? कुछ क्लासेस भी सेम है। क्या तुम उस पर थोड़ा ध्यान रख सकते हो मेरी तरफ से? जब भी वो क्लास स्किप करे तुरंत मुझे मैसेज करना। मिसेस स्टर्लिंग कहती है, लो, पहले कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे अच्छे से समझ आ रहा था। असल में ये सब क्या है? मिसेस स्टर्लिंग को क्लास स्किप करने से फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें फर्क पड़ रहा है स्टेला किसके लिए क्लास छोड़ रही है। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। तब मेरे मन में स्टेला के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए मैं उसे पहले ही बता देता था। वो बस कुछ देर के लिए क्लास में आती ताकि मैं फोटो लेकर मिसेस स्टर्लिंग को भेज दूं और फिर तुरंत निकल जाती। लेकिन जब आखिरकार मिसेस स्टर्लिंग को सच्चाई पता चली तो सारा गुस्सा मुझ पर उतरा। इस बार मैं स्टेला को कवर नहीं करने वाला था। मैं ना बोलने ही वाला था कि डायन आंटी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, अरे, बस एक फोटो ही तो लेनी है मिसेस स्टर्लिंग की। इतना भी मुश्किल नहीं है। चिंता मत कीजिए, मिसेस स्टर्लिंग करन ये कर लेगा। वो अपना ऑर्बिट ऐप खोलती है, मिसेस स्टर्लिंग का कॉन्टैक्ट स्कैन करती है और उनका प्रोफाइल मेरे फोन में भेज देती है। मैं चुपचाप उनके साथ बाहर निकलता हूँ। फिर ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं कोई फोटो नहीं लेने वाला। आपने हाँ बोली है, आप ही संभालिए। मैं बिना पीछे देखे सीधे अपने कमरे में चला जाता हूँ। मुझे अच्छे से पता है मिसेस स्टर्लिंग क्या खेल खेल रही है। हाल ही में मैं जानबूझकर स्टेला से दूरी बना रहा था, लेकिन पहले मैं उसके करीब आने की कोशिश करता था। ऐसी चीजें उनसे छुपती नहीं है, और क्योंकि स्टेला को कोई नजर रखे ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो मुझे ही उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। एक तीर से दो निशाने। स्टेला मुझसे नफरत करने लगे और साथ ही जायन से भी उसका कनेक्शन टूट जाए। रात के 10 बजे के बाद आखिरकार स्टेला घर वापस आती है, और आते ही उसकी और मिसेस स्टर्लिंग की जोरदार बहस शुरू हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद स्टेला गुस्से में विला से बाहर निकल जाती है, सीधे सर्वेंट्स बिल्डिंग के पास बने गज़ेबो की तरफ, जो मेरे कमरे की खिड़की के ठीक सामने है। पिछली जिंदगी में मैं इसी खिड़की से उसे अक्सर देखा करता था। स्टेला उस खिड़की को घूरती है। उसका चेहरा ठंडा है, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। वो मन ही मन गिनती शुरू करती है। हर बार करीब 20 तक गिनते गिनते मैं बाहर आ जाता था, कभी खाना लेकर, कभी छाता लेकर, या बस उसे देखने के लिए। लेकिन इस बार थक जिस खिड़की को वो देख रही थी वो अचानक बंद हो जाती है और पर्दे भी खींच दिए जाते हैं। स्टेला वहीं खड़ी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो गुस्से में खिड़की के पास आती है और जोर से नॉक करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सच में नॉक करेगी। मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ। मिस स्टर्लिंग, आपको कुछ चाहिए?
स्टेला का एक्सप्रेशन पढ़ पाना मुश्किल है। वो सीधा सवाल करती है, तुमने खिड़की क्यों बंद की? मैं शांत जवाब देता हूँ, प्राइवेसी के लिए। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे कमरे में झांके। उसका चेहरा और ठंडा हो जाता है। अंदर ही अंदर वो नोटिस करती है, मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो यही मानती है कि ये सब बस मेरा नया तरीका है उसका अटेंशन पाने का। ठीक है, वो ठंडी आवाज में कहती है, तो अब से हमेशा बंद ही रखना, खोलना मत। वो मुड़कर जाने लगती है। मैं उसे जाते हुए घूरता हूँ। क्या घमंडी लड़की है, सहना मुश्किल है। अचानक स्टेला रुकती है और वापस मुड़ती है। मेरी मॉम ने तुमसे कहा था ना, क्लास में मेरी फोटो लेने के लिए। मैं थोड़ा चौंकता हूँ। तुम्हें कैसे पता? मैं तुरंत साफ बोल देता हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम पर नजर नहीं रखने वाला। ना पहले कभी रखा, ना आगे रखूंगा। स्टेला हल्की सी हंसी छोड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता। फिर वो धीरे से कहती है, तुम फोटो ले सकते हो, अगर अगर वो चाहती है कि तुम फोटो लो तो ले लो। स्टेला ठंडी आवाज में कहती है, वैसे भी मैं अब क्लास स्किप करने वाली नहीं हूं। वो मुड़कर जाने लगती है। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकती है। पिछली जिंदगी में जब मैंने उसे कवर किया था, तो मिसेस स्टर्लिंग ने मुझे बुरी तरह डांटा था। इस बार वो नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर वही हो। तभी मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ, रुको। स्टेला रुक जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। देखा, मुझे पता था उसे अब भी मैं पसंद हूं। वो धीरे से मुड़ती है, पूरी कूल और कॉन्फिडेंट अंदाज में। क्या? लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है, मैं अपना फोन उसकी तरफ करके खड़ा होता हूँ, कैमरा ऑन। खिंड हो रहा था। मिस स्टर्लिंग, आपने अभी कहा था कि मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ, सही? एक बार फिर से बोल दे रिकॉर्ड के लिए। बाद में मुझ पर इल्जाम न लगे। स्टेला की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। मैंने कहा ना, फोटो ले सकते हो, जितनी लेनी है ले लो। आप खुश? वो गुस्से में मुड़ती है और तेजी से वहां से चली जाती है। मैं संतोष से सिर हिलाता हूँ, वीडियो सेव करता हूँ और बिना किसी टेंशन के सो जाता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि स्टेला पूरी रात गुस्से में जलती रहती है और एक पल भी नहीं सो पाती। अगली सुबह स्टेला की जल्दी क्लास होती है। वो कार में बैठती है और आदत से मजबूर होकर बाईं तरफ देखती है, जहां मैं हमेशा चुपचाप बैठा होता था। लेकिन आज भी वो सीट खाली है। कुछ मिनट बाद कार सड़क पर मुझे चलते हुए पार करती है। स्टेला की नज़र सीधे मेरे हाथ में पकड़े मिल्क के कार्टन पर जाती है। मुझे हमेशा सुबह दूध पीने की आदत रही है। हर दिन मैं 2 बोतल दूध गर्म करता हूँ और रास्ते में पीते हुए कॉलेज जाता हूँ। स्टेला ने काफी समय से ऐसा दूध नहीं पिया था। वो 2 सेकंड तक मुझे देखती रहती है, फिर अचानक बोलती है, कार रोको। वो खिड़की से झुककर कहती है, अंदर आ जाओ। मैं सिर हिलाता हूँ। थैंक यू मिस स्टर्लिंग, मैं बस से चला जाऊंगा। पहली बार स्टेला ने खुद मुझे बुलाया था और मैंने उसे मना कर दिया। वो हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कार आगे बढ़ जाती है। मैं टाइम पर बस पकड़ लेता हूँ और जैसे उम्मीद थी, आईवी पहले से बस में मौजूद होती है। मैं उसे देखकर सच में खुश हो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग आईवी। आईवी जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है। अगर मैं 1 सेकंड पहले देख लेता, तो शायद उसे मेरा प्रोफाइल स्क्रॉल करते पकड़ लेता। मैं अपने बैग से एक गर्म दूध की बोतल निकालता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। अब तक हम कई बार साथ सफर कर चुके हैं, तो हमारे बीच थोड़ी कंफर्ट आ चुकी है। आईवी अपना फोन खोलती है और मुझे अपने गार्डन की फोटो दिखाने लगती है। बस से उतरने के बाद वो मेरी तरफ मुड़कर कहती है, कभी मेरे गार्डन देखने आना, वहाँ एक छोटा सा फिश पॉन्ड भी है। हम चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि अचानक आईवी रुक जाती है। मुझे भी कुछ अजीब सा फील होता है। मैं ऊपर देखता हूँ और सामने स्टेला खड़ी होती है, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। दोनों ग्रुप धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
स्टेला की नज़र सीधे आईवी के हाथ में पकड़ी दूध की बोतल पर जाती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसकी एक फ्रेंड मुस्कुराते हुए कहती है, स्टेला, ये तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा नहीं है? पहले तो ये हर जगह तुम्हारे पीछे घूमता था। लगता है अब आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया, ये शब्द स्टेला को जैसे अंदर तक चुभ जाते हैं। उसे अब भी ये नहीं पता कि मैं भी रिबॉर्न हुआ हूं। स्टेला की नज़र दूध की बोतल से हटकर मुझ पर टिक जाती है। उसकी मुस्कान अब ठंडी और तेज है। इसलिए तुमने कार में आना छोड़ दिया? मेरी लड़की मिल गई क्या? अब मैं तुम्हारे टाइम के लायक नहीं रही? मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। मिस स्टर्लिंग, आप क्या कह रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब तुम पहली बार स्टर्लिंग मेंशन आए थे, स्टेला धीरे धीरे बोलती है, तब तुम हर सुबह जल्दी आकर कार में मेरा इंतजार करते थे, है ना? और वो दूध जो तुम लाते थे, वो मेरे लिए होता था। उसकी नज़र आईवी के हाथ में पकड़ी बोतल पर जाती है। तो अब वो उसे क्यों मिल रहा है? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर अजीब सा एहसास उठता है। मैं सोचता हूँ, मैं पहले कैसा था, और मुझे खुद से ही घिन आने लगती है। मुझे सच में पछतावा होता है कि मैंने कभी स्टेला के लिए फीलिंग्स रखी थी। आज इसे क्या हो गया है? स्टेला फिर से आईवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मेरे घर के ड्राइवर का बेटा है। उस पल मेरा मन करता है कि मैं जमीन में गिर जाऊं। मैं धीमी आवाज में कहता हूं, सॉरी आईवी। लेकिन आईवी आगे बढ़कर मेरे बाल हल्के से बिगाड़ देती है। सॉरी मत बोलो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है स्टेला का गुस्सा कितना खराब हो सकता है, लेकिन मैं आईवी को इसमें और नहीं घसीटना चाहता। मैं तुरंत कहता हूँ, आईवी, तुम क्लास में जाओ, लेट हो जाओगी। आईवी मुझे देखती है, थोड़ा कंफ्यूज। ये है कौन? 2 सेकंड की चुप्पी। मैं सीधा जवाब देता हूँ, दिमाग खराब है इसका। आईवी थोड़ा रुक कर पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं तुरंत बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जितना हो सके खुद को उससे दूर दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टेला ठंडी हंसी हंसती है, जैसे मैं कभी ड्राइवर के बेटे में इंटरेस्ट लूंगी। बस अब मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। सही है, तुम कभी ड्राइवर के बेटे को देखोगी भी नहीं, है ना? तो फिर वो 5 साल क्या थे जो तुमने उसी के साथ बिताए? पहले किसने अप्रोच किया था, याद है? सच में अगर ऊपर कुछ खराब हो गया है तो उसे ठीक करवा लो। ये सुनकर स्टेला वही जम जाती है। दोनों जिंदगी मिलाकर भी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। वो बस मुझे घूरती रह जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आईवी भी चुप है, स्टेला भी। मैं खुद को संभालता हूँ, लेकिन अंदर की शर्म अभी भी बाकी है। मैं धीरे से कहता हूँ, बाय आईवी, मेरी क्लास है, तुम भी जल्दी जाओ। बिना जवाब का इंतजार किए मैं मुड़ता हूँ और सीधे कॉलेज गेट के अंदर चला जाता हूँ। मैं आईवी की तरफ देख भी नहीं पाता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में मैंने जो देखा था वो था सरप्राइज और थोड़ा सा तिरस्कार। पिछली जिंदगी में स्टेला के साथ रहना मतलब था हर समय वही नजरें झेलना, और अब मैं फिर से वही नहीं झेलना चाहता। उधर स्टेला वहीं खड़ी है, दांत भींचे हुए, आईवी को घूर रही है। आईवी का एक्सप्रेशन भी अब बदल चुका है। वो मुझे दूर जाते हुए देखती है, हाथ में दूध की बोतल पकड़े हुए, फिर बिना कुछ कहे मुड़ जाती है। आज हमारी एक कॉमन क्लास है। मैं अपनी सीट पर बैठते ही आईवी के साथ चैट खोलता हूँ। मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन बार बार टाइप करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। कोई भी शब्द सही नहीं लग रहा। करीब 10 मिनट तक मैं बस टाइप करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भेज नहीं पाता। तभी आईवी का मैसेज आता है, क्या चल रहा है? तभी मुझे एहसास होता है, मैं 10 मिनट से टाइप कर रहा था और उसने करण टाइप कर रहा है, देखा होगा। मेरा चेहरा लाल हो जाता है। मैं तुरंत लिखता हूँ, आईवी, सुबह के लिए सॉरी, प्लीज उसे दिल पर मत लेना। आईवी जवाब देती है, मैंने कहा ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें हल्की सी भर जाती हैं। स्टेला के मुकाबले
आईवी सच में बहुत अच्छी है, लेकिन स्टेला ने जिस तरह उसके सामने बात की, मुझे नहीं पता आईवी अब मेरे बारे में क्या सोचती होगी। शायद वो मुझे ऐसा लड़का समझ रही हो जो हर लड़की के पीछे भागता है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया होता हूँ कि अचानक कोई मेरे डेस्क से टकराता है। मैं ऊपर देखता हूँ, स्टेला वो बिना कुछ बोले सख्त चेहरे के साथ क्लास के पीछे जाकर बैठ जाती है। आज स्टेला सच में क्लास में आई है। आज स्टेला क्लास में आई है, मतलब उसने सच में वही किया जो उसने कल रात कहा था। मैं अपने ख्यालों से बाहर आता हूँ और तुरंत फोन निकालता हूँ। जैसे ही वो सीट पर बैठती है, मैं उसकी एक फोटो क्लिक करता हूँ और सीधा मिसेस स्टर्लिंग को भेज देता हूँ। उसने खुद कहा था कि मैं फोटो ले सकता हूँ, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। कम से कम मेरे लिए कम झंझट रहेगा। स्टेला अभी ठीक से बैठी भी नहीं होती कि उसकी फ्रेंड लिहा उसके पास छुपकर कहती है, करण ने अभी तुम्हारी फोटो ली है। स्टेला के चेहरे की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगले 2 दिन जब भी मैं स्टेला के साथ क्लास में होता हूँ, मैं बस जल्दी से एक फोटो लेता हूँ और मिसेस स्टर्लिंग को भेज देता हूँ। काम खत्म। लेकिन कुछ ही समय में पूरे कॉलेज में अफवाह फैलने लगती है कि मैं स्टेला पर क्रश रखता हूँ और चुपके चुपके उसकी फोटो ले रहा हूँ। ड्रामा ग्रुप चैट पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। एको मुझे चैट दिखाता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है। लोग कह रहे हैं तू स्टेला के पीछे पागल है। सिर्फ पीछा नहीं, बल्कि क्लास में उसकी फोटो लेकर उसे स्टॉक कर रहा है। और क्लास के बाद तू पूरे कैंपस में भागता फिरता है सिर्फ उसकी फोटो लेने के लिए। मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। ओह! तो इसलिए सब मुझे ऐसे घूर रहे थे। ये सब उतना ड्रामेटिक नहीं है, जितना लोग बना रहे हैं। कोई जानबूझकर इसे ट्विस्ट कर रहा है। मैं धीरे से कहता हूँ, ये सब गलतफ़हमी है। वो घमंडी लड़की क्लास स्किप कर रही थी। इसलिए मिसेस स्टर्लिंग ने मुझे कहा था कि उस पर नज़र रखूं। हर दिन एक फ़ोटो लेकर भेजूं। रीको मुझे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। कैसी माँ है ये? कोई भी बच्चा रेबेल नहीं बनेगा क्या? करण तू सच में ये क्लियर नहीं करेगा? सब लोग गलत समझ रहे हैं और बहुत बुरा बोल रहे हैं तेरे बारे में। मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 हफ्तों में जायन विदेश चला जाएगा और उसके बाद स्टेला के पास क्लास स्किप करने की कोई वजह नहीं रहेगी। मिसेस स्टर्लिंग भी शांत हो जाएंगी और मैं इस फोटो वाली ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, सब उल्टा हो गया। लंच टाइम पे मेरी फिर से स्टेला से टक्कर हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत ने पर्सनल दुश्मनी निकाल रखी हो। पिछली जिंदगी में मैं उसे देखने के लिए हर इत्तेफाक खुद प्लान करता था और अब जब मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं, तो वो हर जगह सामने आ जाती है। स्टेला सीधे मुझसे कहती है, 2 दिन से तुम मेरी फोटो ले रहे हो और एक बार भी मुझे कुछ बताया नहीं। मैं थोड़ा रुकता हूँ। वो मुझे घूरती है गहरी नजरों से। तुमने मेरी फोटो अपने फोन में सेव की है ना? मैं उसे सीधा देखता हूँ। तुम क्लास स्किप कर रही थी, इसलिए मिसेस स्टर्लिंग ने मुझे ये काम दिया। अब तुम रोज आ रही हो, वो खुश है। तो बताने जैसा क्या है? और नहीं, मैंने तुम्हारी एक भी फोटो सेव नहीं की, एक भी नहीं। स्टेला की आंखों में हल्का सा बदलाव आता है, जैसे उसे ये बात पसंद नहीं आई। इतनी सारी फोटो ली और एक भी नहीं रखी? वो फिर पूछती है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, रखता क्यों? गुड लक चार्म्स। स्टेला चिढ़कर हल्का सा हंस देती है। मुझे यकीन नहीं है करण, तुम मुझे पसंद करते हो है ना? बस मान नहीं रहे। मैं कुछ सेकंड उसे देखता हूँ, फिर शांत आवाज में कहता हूँ, पिछली जिंदगी में शायद, हाँ, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। मैं अपना फोन निकालता हूँ और मिसेस स्टर्लिंग के साथ पूरी चैट खोल देता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। स्टेला तुरंत फोन पकड़ लेती है और पूरी चैट स्क्रॉल करने लगती है। स्टेला फोन में चैट स्क्रॉल करती है। हर फोटो में वही चीज दिखती है। वो क्लास में आती हुई, क्लास से निकलती हुई, लेकिन हर फोटो धुंधली है।
कभी पीछे से, कभी साइड से, एक भी क्लियर फोटो नहीं है जहां उसका चेहरा साफ दिखे। स्टेला का चेहरा तुरंत बदल जाता है। तुम्हें सच में हिम्मत है, मेरी जासूसी कर रहे थे और मेरी एक ढंग की फोटो भी नहीं ली। इतनी नफरत है तुम्हें मुझे देखने से। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूं, तुम्हारा चेहरा मेरे फोन की स्टोरेज के लायक नहीं है। स्टेला हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान ठंडी है। ओह, अच्छा, तो किसका चेहरा है लायक? मैं सीधा जवाब देता हूँ, आईवी का। स्टेला की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आईवी? उसे इसमें क्यों घसीट रहे हो? वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोलती है। आईवी? इतना अपनापन? मैं भी तुमसे बड़ी हूं, मुझे ऐसे क्यों नहीं बुलाते? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? मैं अपना फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। हमारे बीच जो भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। स्टेला का चेहरा तिरछा हो जाता है और अचानक वो गुस्से में मेरा फोन जमीन पर फेंक देती है। धड़ाम। फोन जमीन से टकराता है और स्क्रीन टूट जाती है। मैं तुरंत उसे उठाता हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा फोन तोड़ दिया तुमने। पैसे दोगी, इसके बिल भेजूंगा मैं। उम्मीद है मिस स्टर्लिंग इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगी। मैं बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता हूँ। अब एक सेकेंड भी उसके पास रुकने का मन नहीं है। उधर स्टेला गुस्से में पैर पटकती है। डैम इट। असल में जब उसे पता चला था कि मैं उसकी फोटो ले रहा हूं, तो उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगा था। उसे लगा था मैं अब भी उसे पसंद करता हूं। ये सब बस उसे देखने का बहाना है, वो सोच रही थी। मैं घर जाकर हर फोटो को छुप कर देखता हूं, लेकिन सच कुछ और ही निकला। अब वो खुद पर ही गुस्सा कर सकती है। उधर मैं फूड स्ट्रीट से होकर वापस कैंपस जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता उसी वक्त आईडी भी वहीं अपने क्लासमेट्स के साथ लंच कर रही है। आईडी मुझे पहले देख लेती है, लेकिन मुझे आवाज नहीं देती, क्योंकि वो सुबह से एग्रीकल्चर लैब में थी और उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए हैं। वो नहीं चाहती कि मैं उसे इस हालत में देखूं, और वो ये भी समझ जाती है कि मेरे चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। वो तब तक इंतजार करती है जब तक मैं भीड़ में गायब नहीं हो जाता। तभी उसके क्लासमेट्स भी मेरी तरफ देख रहे होते हैं। एक लड़की पूछती है, वही है ना जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। यकीन नहीं होता ये स्टॉकर है। आईवी तुरंत बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? कौन स्टॉकर? दूसरी लड़की कहती है, तुम्हें पता नहीं? एश फूड की स्टेला स्टर्लिंग, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। कहते हैं उसके घर के ड्राइवर का बेटा उसे पसंद करता है और रोज चुपके चुपके उसकी फोटो लेता है। एक क्लासमेट तुरंत पोस्ट दिखाता है, देखो ये। स्टर्लिंग प्रिंसेस कॉलेज शुरू हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और एक ऑब्सेसिव लड़का उसकी फोटो ले रहा है, और वो लड़का यही है। पोस्ट में मेरी फोटो होती है। मैं फोन उठाकर स्टेला की पीछे से फोटो ले रहा हूँ। आईवी का दिमाग तुरंत बे की बातों पर जाता है। क्या करण सच में स्टेला को पसंद करता है? वो हल्का सा फ्रॉन करती है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये पोस्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसे इसे हटवाना होगा। उधर जब मैं कैंपस वापस पहुंचता हूं, तो मैं भी वो पोस्ट देख चुका होता हूं, लेकिन कुछ ही देर में वो पोस्ट गायब हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे बारे में हर मेंशन पूरी तरह डिलीट हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रिको हैरान होकर कहता है, ये क्या स्टर्लिंग फैमिली की पावर है? रिको अभी भी हैरान था। यही होती है स्टर्लिंग फैमिली की पावर, जो चाहे इंटरनेट से गायब कर देते हैं। मैं अपने फोन की स्क्रीन को देखता रहता हूँ। मन में अजीब सा शक उठता है, ये स्टेला ने नहीं किया तो फिर किसने? तीसरे दिन मैं अभी क्लासरूम के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि स्टेला सीढ़ियों से उतरती हुई सामने आ जाती है। वो सीधे कहती है, आज जायन का बर्थडे है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है। आज मेरी मॉम को संभाल लेना। कल मैं एकदम सीधी लड़की की तरह क्लास में बैठूंगी। वो ऐसे बोलती है जैसे ये सब करना मेरा काम ही हो। मैं बिना कुछ बोले फोन उठाता हूं और उसकी फोटो क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं ऑर्बिट खोलता हूं
और फोटो भेजने लगता हूँ। तभी स्टेला झटके से मेरा फ़ोन छीन लेती है। इतने ज़िद्दी क्यों बन रहे हो तुम? मैंने कहा ना आज ज़ायन का बर्थडे है। मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊँगी। क्या एक दिन मेरी मॉम को सँभालना इतना मुश्किल है? मैं सीधा जवाब देता हूँ, हाँ, मुश्किल है। मिसेस स्टर्लिंग को सँभालना आसान नहीं है। मैं ये गलती पहले कर चुका हूँ। स्टेला की आँखों में एक अजीब-सी चमक आ जाती है। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जब मैंने अभी जायन का नाम लिया, मैंने तुम्हारी आँखों में जलन देखी। मैं ठंडी आवाज़ में बोलता हूँ, तुम्हें कोई बीमारी है? नार्सिसिज्म कहते हैं उसे। इलाज करवाओ। स्टेला गुस्से में मेरा फ़ोन पकड़कर मुड़ती है। मैं 8 बजे वापस आ जाऊँगी, तब अपना फ़ोन ले लेना और अपनी मॉम से मैं खुद बात कर लूँगी। वो कार में बैठती है और तेज़ी से निकल जाती है। मैं उसके पीछे भागता हूँ, लेकिन वो स्पीड बढ़ाकर गायब हो जाती है। अब मैं 2 तरफ से फँस चुका हूँ। एक तरफ मिसेस स्टर्लिंग, दूसरी तरफ स्टेला और मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। मैं मन ही मन फैसला करता हूँ, डैड को ये नौकरी छोड़नी होगी और मुझे और पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब और नहीं झेला जाएगा। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मतलब मैं मिसेस स्टर्लिंग से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता और वापस जाकर मुझे जवाब भी देना होगा। फ़ोन नहीं होने की वजह से मैं बस स्कैन नहीं कर सकता, कुछ पेमेंट भी नहीं कर सकता। आज मुझे रिको से कहना पड़ेगा कि वो मेरे लिए रेंटल बाइक अनलॉक करे और मैं उसी से घर जाऊँगा। 3 दिन हो गए, मैं आईवी से नहीं मिला और शायद वो भी मुझे मैसेज नहीं करेगी। उधर आईवी टाइम देखकर बस स्टॉप पर पहुँचती है। वो 10 मिनट इंतज़ार करती है, फिर उसी बस में चढ़ती है, जिसमें मैं अक्सर आता हूँ। बस अपने स्टॉप पर पहुँचती है, आईवी दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन मैं उसमें नहीं होता। बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आईवी के चेहरे पर हल्की सी निराशा आ जाती है। उस दिन के बाद से जब हम स्टेला से टकराए थे, मैंने एक बार भी वो बस नहीं ली। आईवी सोचती है, क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है या फिर स्टेला की वजह से दूरी बना रहा है? कुछ देर बाद वो मेरा ऑर्बिट प्रोफाइल खोलती है और मैसेज भेजती है। नियॉन हॉर्थिया कैसा है? धूप तेरा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं। मैसेज भेजने के बाद वो इंतजार करने लगती है। पूरा सुबह गुजर जाता है, कोई जवाब नहीं। शाम हो जाती है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। काफी सोचने के बाद आईवी एक और मैसेज भेजती है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इस बार जल्दी रिप्लाई आता है, करण को मैसेज मत करो। आईवी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वो भेजती है और तभी एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। करण। आईवी स्क्रीन को घूरती रह जाती है। ब्लॉक? नहीं, ये करण नहीं कर सकता। मतलब कोई और उसके फोन से ये कर रहा है। और वो कौन हो सकता है? स्टेला। आईवी के मन में सवाल उठता है, क्या करण को सच में स्टेला के लिए फीलिंग्स हैं? क्या वो दोनों अभी साथ में हैं? उधर मैं स्कूल गेट पर रिको को बाय बोलता हूँ और रेंटल बाइक लेकर अकेले घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। एक रेड सिग्नल पर उसमें बैठी आईवी मुझे देख लेती है। वो हैरान होकर मुझे घूरती है। इसने बस छोड़कर बाइक ले ली, सिर्फ मुझसे बचने के लिए। मैं धीरे धीरे पैडल मार रहा होता हूँ, तभी साइड से कोई मेरी आवाज लगाता है। करण। एक लड़की की आवाज, शांत, ठंडी और थोड़ी सी शिकायत भरी। अचानक एक हाथ मेरे हैंडल पर आ जाता है और मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है। मैं ऊपर देखता हूँ, आईवी। उसका एक्सप्रेशन समझ नहीं आता। वो धीरे से पूछती है, तुम आजकल बाइक से आ जा रहे हो? इतनी लंबी दूरी कब तक चलाओगे ये? असल में वो जानना चाहती है, क्या तुम मुझसे बचने के लिए बस छोड़ रहे हो, स्टेला की वजह से? और अगर ऐसा है तो वो खुद ही बस लेना बंद कर देगी। मुझे अभी भी ये नहीं पता कि मेरे ऑर्बिट अकाउंट से किसी ने उसे ब्लॉक किया है। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, आईवी, तुम यहाँ? वो नजरें चुराते हुए कहती है,
बस ऐसे ही जा रही थी। क्या संयोग है? मैं बाइक से उतरता हूँ और उसके साथ चलने लगता हूँ। फिर सच बता देता हूँ, आज सुबह स्टेला मेरा फ़ोन ले गई, इसलिए बस स्कैन नहीं कर पाया। तो एक दोस्त से बाइक अनलॉक करवाई और उसी से वापस जा रहा हूँ। आईवी एक पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे उसे ये जवाब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब, तुम्हारा फ़ोन अभी स्टेला के पास है? मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ, वो क्लास इप कर रही थी। तो मिसेज़ स्टर्लिंग ने मुझे उस पर नज़र रखने को कहा था। जब उसे पता चला, तो वो गुस्सा हो गई और मेरा फ़ोन ले गई ताकि मैं रिपोर्ट ना कर सकूँ। आईवी के अंदर जैसे एक भारी बोझ हल्का हो जाता है। तो ये बात थी, अच्छा हुआ। वो बस से उतरकर मुझसे पूछने आ गई। तभी आसमान से हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाती है। आईवी ऊपर देखती है, बारिश हो रही है। इसमें बाइक मत चलाओ, चलो कहीं रुकते हैं। फिर वो पूछती है, तुमने कुछ खाया? मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ, खा लिया। वो फिर पूछती है, आज बबल टी पी? मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। नहीं, क्यों? आईवी हल्की सी मुस्कान देती है। तो चलो आज मैं पिलाती हूँ। बारिश तेज हो जाती है। सड़क पर लोग भागने लगते हैं। आईवी अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे खींचते हुए मॉल की तरफ ले जाती है। मॉल के एंट्रेंस पर पहले से ही भीड़ जमा होती है। आईवी मेरी स्लीव पकड़कर भीड़ के बीच से रास्ता बनाती है और मुझे अंदर खींच लेती है। हम दोनों बबल टी शॉप में बैठ जाते हैं। हमारे बीच अजीब सी खामोशी है। हम दोनों साथ बैठे हैं और कांच पर गिरती बारिश को देख रहे हैं। हमने साथ में बहुत कम समय बिताया है और सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। और आईवी, वो भी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी कुछ चल रहा है। उधर जब आईवी मुझे बारिश में खींचकर मॉल ले जा रही होती है, मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि स्टेला, जो अभी जायन का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई है, अंदर से टूट रही है। जायन हमेशा से जानता था कि स्टेला उसे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी कमिट नहीं किया, बस उसे अपने पास बनाए रखा। लेकिन अब कुछ बदल गया है। उसे महसूस होने लगा है कि स्टेला का ध्यान उससे ज्यादा ड्राइवर के बेटे पर है और इसलिए वो अपने बर्थडे को एक मौका बनाता है। उस पल जायन स्टेला के साथ सब कुछ ऑफिशियल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला के चेहरे पर खुशी नहीं होती। वो बारिश की तरफ देखती रहती है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई हैं। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालती है और एक फोन निकालती है। स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई है, क्रैक्ड और शैटर्ड। जायन उसे देखते ही थोड़ा घबरा जाता है। स्टेला, ये किसका फोन है? "हम्म।" स्टेला का ध्यान कहीं और है। वो सपाट आवाज में कहती है, करण का, ड्राइवर के बेटे का। तुम्हारे पास उसका फोन क्यों है? स्टेला टूटी हुई स्क्रीन को देखती है। 8:40। आज सुबह उसने उसका फोन छीन लिया था ताकि वो मिसेस स्टर्लिंग को ये ना बता दे कि वो जायन के साथ क्लास स्किप कर रही है। अब रात हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि करण कहाँ है या कैसे घर लौटेगा। वो जायन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे वापस जाना ही था। मेरे साथ चलो, वो जायन से कहती है। रात यहीं रुक जाओ, कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। जायन थोड़ी देर हिचकिचाता है। वो बचपन के बाद पहली बार स्टर्लिंग मैंशन आया है और उसे लग रहा है कि शायद स्टेला सच में अब चीजों को ऑफिशियल करना चाहती है। जब तक वो दोनों घर पहुंचते हैं, 9 बज गए होते हैं। स्टेला अंदर आते ही बटलर से कहती है, करण को बोलो मुझे मिलने आए। बटलर तुरंत जवाब देता है, करण अभी तक वापस नहीं आया है मिस। स्टेला के अंदर गुस्से की हल्की लहर उठती है। वो और जायन होटल से जल्दी इसलिए लौटे थे क्योंकि उसने वादा किया था कि 8 बजे तक फोन वापस कर देगी। लेकिन जिस इंसान के लिए वो लौटी थी, वो अभी तक घर पर ही नहीं था। बटलर जल्दी से बोलता है, मिस, बहुत देर हो गई है और बारिश भी तेज थी। करण के पास शायद छाता भी ना हो। मैं फोन करके पता करता हूँ वो कहाँ है और मिस्टर मोरेश्वर को भेज दूंगा ताकि उसे लेने जा सके।
लेकिन जैसे ही बटलर का कॉल कनेक्ट होने ही वाला होता है, स्टेला की जेब में पड़ा टूटा हुआ फोन अचानक बज उठता है। वो झुंझलाकर उसे साइलेंट कर देती है। छोड़ो, अगर उसे छाता चाहिए था तो खरीद लेता। लेकिन तभी उसे याद आता है, फोन के बिना वो कुछ भी पे नहीं कर सकता। वो उसे ऐसे ही बारिश में छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, मैं खुद स्कूल जाकर उसे ले आती हूँ। बटलर तुरंत बीच में बोलता है, मिस, प्लीज मत जाइए। मिसेस स्टर्लिंग शाम से आपका इंतजार कर रही हैं। वो पूरे दिन बहुत गुस्से में है। ना आपको ढूंढ पा रही थी, ना करण को, और अब आप चायन को साथ लेकर आई हैं। मिसेस स्टर्लिंग का सब्र अब बस टूटने ही वाला है। फिर बटलर जायन की तरफ मुड़ता है। मिस्टर जायन, मैंने आपके लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। क्यों ना आप ऊपर जाकर आराम कर लें। जायन स्टेला की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकायत झलकती है। स्टेला, क्या मैं तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? बटलर लगभग घुट जाता है। मिसेस स्टर्लिंग पहले ही बहुत गुस्से में है, और ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। लेकिन स्टेला बटलर की घबराई हुई नजर को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। सॉरी जायन, मुझे पहले मॉम से बात करनी है। तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। उधर मैं और आईवी एक कैफे में बैठे होते हैं। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आईवी कहती है, बस ऐसे बैठे रहने से बेहतर है चलो ऊपर मूवी देख लेते हैं। मुझे नहीं पता हमारी नॉर्मल लेवल कितनी है, लेकिन साथ में मूवी देखना तो ठीक ही होगा ना। मैं तुरंत बोलता हूँ, आईवी, तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। मैं यही इंतजार कर लूंगा जब तक बारिश बंद नहीं होती। आईवी मुझे देखती है और कहती है, क्या तुम भूल गए कि बस में उस आदमी के साथ क्या हुआ था? अब रात भी हो रही है। तुम ऐसे अकेले बाहर नहीं घूम सकते। तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। ये सेफ नहीं है। आईवी मुझे सीधे देखती है। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन मजबूत एहसास है। क्या तुम सच में रात में बाइक से घर जाने वाले थे? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और बिना सोचे सिर हिला देता हूँ, नहीं। आईवी तुरंत खड़ी हो जाती है। तो चलो मूवी देखते हैं। वो एनिमेटेड फिल्म जो अभी ट्रेंड में है, देखी है तुमने? मुझे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही आईवी अपने फोन पर टिकट बुक कर चुकी होती है। अगला शो 20 मिनट में है। टिकट मिल गए। पॉपकॉर्न लोगे? मैं कंफ्यूज होकर बोलता हूँ, नहीं, मेरा मतलब शायद नहीं। मेरा दिमाग उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा। एक सेकंड पहले वो पूछ रही थी और अगले ही सेकंड सब बुक भी हो गया। ठीक है, पॉपकॉर्न नहीं, चलो ऊपर। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर चुपचाप उसके पीछे चल देता हूँ। आईवी मुझे ऐसे फॉलो करते देखती है और उसके दिल में हल्की सी गर्माहट उठती है। वो खुद मानती है वो थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा उसे पसंद है। पहली बार बस में मुझे देखकर ही उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ था। उसने सोचा था धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ेगी, लेकिन रियल लाइफ में प्लान्स वैसे नहीं चलते। अब वो बस थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना चाहती है। मूवी खत्म होते होते लगभग 11 बज जाते हैं। बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी है। आईवी थोड़ा गिल्टी फील करती है। मैंने तुम्हें पूरी मूवी बैठा दी। सोचा नहीं था इतना लेट हो जाएगा। घर पर कोई वेट करेगा? मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारे फोन से डैड को कॉल कर दिया था। वो टेंशन नहीं ले रहे। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। मूवी सच में अच्छी थी। थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गया, स्टर्लिंग मैंशन भी। लेकिन अब मुझे वापस जाना है और मिसेस स्टर्लिंग के गुस्से का सामना करना है। आईवी तुरंत फोन निकालती है। तुम स्टर्लिंग मेंशन जा रहे हो ना? एड्रेस बताओ, मैं कैब बुक कर देती हूँ। रात के 11 बजे मैं आखिरकार स्टर्लिंग मेंशन पहुंचता हूँ। कैब से उतरते हुए मैं आईवी की तरफ झुककर कहता हूँ, थैंक यू और गुड नाइट। मुझे सच में थोड़ा बुरा लग रहा था। आईवी बहुत अच्छी है। मैं कैब को जाते हुए देखता हूँ, फिर मुड़कर अंदर जाने लगता हूँ। जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता हूँ, अचानक अंधेरे में खड़ी एक परछाई मुझे चौंका देती है।
मेरा दिल जोर से धड़कता है। मैं ध्यान से देखता हूँ। स्टेला, वो गेट के पास खड़ी है और सीधे मुझे घूर रही है। उसका चेहरा ठंडा और गुस्से से भरा हुआ। मैं धीरे से कहता हूँ, मिस स्टर्लिंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी है। मैंने कहा था 8 बजे वापस आना। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मुझे पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं शांत लेकिन सख्त आवाज़ में बोलता हूँ, मिस स्टर्लिंग, मेरा शेड्यूल मेरा है। आपको रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन वापस दे दीजिए। मेरी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट देखकर स्टेला के अंदर कुछ चुभता है। वो फ़ोन निकालती है, लेकिन तुरंत नहीं देती। पहले वो मुझे ध्यान से देखती है, फिर पूछती है, ये टोपी किसकी है? मैं थोड़ा चौंकता हूँ और ध्यान देता हूँ। मैं अभी भी आईवी की टोपी पहने हुए हूँ। ओह! आज बारिश हो रही थी। फ़ोन नहीं था तो कुछ खरीद नहीं पाया। एक सीनियर ने मुझे ये टोपी दे दी। मैं आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता हूँ और अपना फ़ोन ले लेता हूँ। स्टेला के दिमाग में तुरंत वही बस वाली लड़की आती है। बस एक सीनियर, यूज़। वो हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन ताना मारते हुए, हज़ारों की टोपी ऐसे ही दे दी? काफ़ी दिलदार है वो। मैं अचानक रुक जाता हूँ। हज़ारों की? स्टेला की मुस्कान और तेज़ हो जाती है। तो इसलिए तुमने मेरे साथ कार में आना बंद कर दिया। तो तुम्हें अब कोई बेहतर लड़की मिल गई, जिससे चिपक सकूँ? स्टेला ताना मारते हुए कहती है। मैं हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता हूँ, जो सोचना है, सोच लो। अगर मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें अच्छा लगता है, तो समझ लो आज का मेरा गुड डीड पूरा हो गया। स्टेला का मूड और खराब हो जाता है। करण पहले इतना शांत था। ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? वो पहले ही आज रात मिसेस स्टर्ली से लड़ चुकी थी, जायन को घर लाने की वजह से। झगड़ा इतना बढ़ा कि वो गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर निकल गई। लेकिन जब बाहर आई, मैं वहां था ही नहीं। वो मुझे कॉल भी नहीं कर पाई। जायन ऊपर इंतजार कर रहा था। फिर भी वो गेट पर खड़ी रही, सिर्फ मेरा इंतजार करती रही, और बदले में से यही मिला। मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ जायन गार्डन के पास खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वो जल्दी से स्टेला के पास आता है। स्टेला, मैंने सुना तुम और आंटी लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगी। तुम इतनी देर तक नहीं आई। मैं अकेला डर गया था। शायद मुझे आज रात घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में लग रही है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा होता हूँ। स्टेला सच में इसे घर ले आई है। मिसेस स्टर्लिंग का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, लेकिन स्टेला उसे गल लगा लेती है। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। उन्हें कोई हक नहीं है तुम्हें निकालने का। मेरे साथ चलो। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं सीधे दादाजी से बात करूंगी। ये सुनकर ही जायन थोड़ा शांत होता है। मैं ये सब देखकर हैरान रह जाता हूँ। क्या सच में ये पागल हो गई है? मैं सिर हिलाता हूँ और अपने कमरे की तरफ चला जाता हूँ। कमरे में जाकर मैं फोन निकालता हूँ और आईवी का प्रोफाइल खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो गायब है। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आईवी। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। मैंने आईवी को डिलीट कब किया? ये काम स्टेला का ही है। मैं तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और मैसेज भेजता हूँ, आईवी, तुम घर पहुंच गई? आईवी तुरंत रिप्लाई करती है, तुम्हें आखिर फोन मिल गया। हाँ, मैं घर पहुंच गई। पूछने के लिए थैंक यू। मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर 200 रुपए ट्रांसफर करता हूँ। आज के लिए थैंक यू। मूवी और कैब का खर्चा है, प्लीज ले लो। आईवी तुरंत मना कर देती है, पैसे मत दो। अगली बार मुझे मूवी या डिनर पर ले जाना। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। डील। कल डिनर मेरी तरफ से। आईवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। परफेक्ट। प्रॉमिस। अगली सुबह स्टर्लिंग मेंशन में एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। सुबह सुबह मिसेस स्टर्लिंग बटलर को बुलाती हैं। कल रात क्या हुआ? बटलर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मिस स्टेला ने मिस्टर जायन को जाने नहीं दिया। वो रात यहीं रुके। मिसेस स्टर्लिंग का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ जाता है।
स्टेला का किसी को डेट करना ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। जायन का बाप जेल जाने वाला है। ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना बर्बादी है। मेरे पोते का दादा कोई कैदी नहीं होगा। वो कुछ देर सोचती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ, कुछ दवा लिखवानी है। उधर मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तो कुछ नौकरानियां आपस में धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। आज मैडम का मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। हमें लगा था कि जैसे ही वो जायन को देखेंगी, पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, लेकिन अभी तो वो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नौकरों की बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। पिछली जिंदगी में स्टेला कभी जायन को घर नहीं लाई थी। उनका रिश्ता ऑफिशियल भी नहीं हुआ था जब तक वो विदेश नहीं चला गया। और उसके कुछ समय बाद मैं और स्टेला साथ आए थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार उसके बॉयफ्रेंड के रूप में इस घर में आया था। मिसेस स्टर्लिंग बहुत अच्छी बनी थी। उन्होंने मुझे खाने के लिए भी रोका था। मुझे सच में लगा था उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसी ने मुझे जहर दिया था। और जब स्टेला को सच पता चला, उसने बस इतना कहा, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। बस इतना ही। इस बार निशाना मैं नहीं हूं, जायन है। देखते हैं इस बार स्टेला क्या करती है। मैं अपने ख्यालों से बाहर आता हूं और बाहर जाने लगता हूं। तभी बटलर मुझे रोक लेता है। करण, मिसेस स्टर्लिंग आपसे बात करना चाहती है। मैं उसके साथ हॉल में जाता हूँ। वहाँ मिसेस स्टर्लिंग, स्टेला और जायन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिसेस स्टर्लिंग जायन को बड़े प्यार से देखती है। मुझे तुमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे चिंता है कि स्टेला अभी बहुत छोटी है। कहीं प्यार उसकी पढ़ाई में रुकावट ना बन जाए। उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका है। जायन थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, जी मैम, मैं ध्यान रखूंगा कि स्टेला अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। सच तो ये है, कल रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन स्टेला ने उसे छूने तक नहीं दिया। मिसेस स्टर्लिंग एक कटोरी आगे बढ़ाती है। ये लो, तुम बहुत दुबले लग रहे हो। जायन मुस्कुराते हुए खाने लगता है, लेकिन स्टेला का चेहरा सख्त है। जायन सामने बैठा है। मॉम उसे स्वीकार भी कर चुकी है, फिर भी उसके अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मैं अंदर आता हूँ। जैसे ही स्टेला मुझे देखती है, वो सीधी बैठ जाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैं सीधे मिसेस स्टर्लिंग से कहता हूँ, आपने बुलाया था? वो मुस्कुराती है। मुझे कल के बारे में पता चला। स्टेला ने तुम्हारा फोन ले लिया था ताकि तुम मुझे फोटो न भेज सको, सही है? मैं शांत चेहरा बनाए सिर हिलाता हूँ। स्टेला थोड़ा चिढ़कर बोलती है, मॉम आप फिर से इसे मेरे पीछे लगाने वाली हैं क्या? मिसेस स्टर्लिंग सिर हिलाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें करण के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका फोन लेना उसके लिए परेशानी बन गया। फिर वो एक नया फोन निकालती है। मैंने देखा तुम्हारा फोन टूट गया है, तो मैंने तुम्हारे लिए नया ले लिया। ये तुम्हारे लिए धन्यवाद है, स्टेला पर नजर रखने के लिए। आज से तुम फ्री हो। अब स्टेला का ध्यान रखने का काम जायन करेगा। जायन मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी मैम, मैं ध्यान रखूंगा। अंदर से मैं कड़वाहट से हंसता हूं। अब असली खेल शुरू होगा, लेकिन बाहर से मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं। थैंक यू मिसेस स्टर्लिंग। मैं अब कॉलेज के लिए निकलता हूं। मैं उड़ता हूं, तभी स्टेला अचानक खड़ी हो जाती है। जी, लेट हो रहा है, मुझे भी जाना है। जायन भी खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने पेट को पकड़ लेता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। स्टेला बहुत दर्द हो रहा है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। स्टेला घबरा जाती है। पैनिक मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अभी तुरंत हॉस्पिटल चलो, स्टेला घबराकर चिल्लाती है। ड्राइवर, जल्दी। कार तेजी से निकलती है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में जायन का पीला पड़ा चेहरा देखता है। सर, आपने कुछ गलत खा लिया क्या? जायन दर्द में कराहते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो बस वही बर्ड्स नेस्ट पोरिज खाई थी। फिर वो स्टेला की तरफ देखता है।
उसके चेहरे पर दर्द के साथ डर भी साफ दिख रहा है। स्टेला, क्या उस पोलिज में कुछ गड़बड़ थी? और तभी स्टेला के दिमाग में जैसे बिजली गिरती है। एक पुरानी याद, पिछली जिंदगी की। उसे याद आता है जब वो पहली बार करण को घर लाई थी, और उसके बाद करण भी ठीक ऐसे ही दर्द से तड़पने लगा था। 3 दिन तक टेस्ट होते रहे थे और फिर पता चला उसे दवा की ओवरडोज दी गई थी। तब उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। स्टेला को लगा था कि करण ने खुद ली होगी, लेकिन करण को शक था मिसेस स्टर्लिंग पर, और स्टेला ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब जायन की हालत बिल्कुल वैसी ही है, सब कुछ वही। स्टेला अचानक बोलती है, कार रोको। ड्राइवर, जायन को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। कार रुकती है। बिशी और स्टेला वापस मेंशन की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर मिसेस स्टर्लिंग आराम से नौकरों को टेबल साफ करने के लिए कह रही होती है। स्टेला अंदर आते ही ठंडी नजर से बोलती है, रुको, जिस बाउल में जायन ने खाया था उसे यहीं छोड़ दो। मिसेस स्टर्लिंग हैरान होकर उसे देखती है। स्टेला की आवाज अब और भी खतरनाक हो जाती है, बताइए, आपने उस पोरिज में कुछ मिलाया था, है ना? मिसेस स्टर्लिंग गुस्से में बोलती है, स्टेला, तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। जायन को पेट दर्द हुआ और तुम सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? ये वही शब्द हैं जो उन्होंने पिछली जिंदगी में भी कहे थे। तब स्टेला ने अपनी माँ का साथ दिया था, लेकिन इस बार उसके अंदर पछतावा और गिल्ट का सैलाब उमड़ पड़ता है। 5 साल करण के साथ, लेकिन कभी बच्चा नहीं हुआ। तब मिसेस स्टर्लिंग ने कहा था उन्हें करण का बैकग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे परिवार में शामिल भी कर लेंगी, बस एक शर्त पर, पहले बच्चा होना चाहिए। स्टेला की सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, आप मेरी माँ हैं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। और आज आपने कहा कि आप मुझे और जायन को स्वीकार करती हैं, यहाँ तक कि हमारी शादी भी मान लेंगी, बस एक शर्त पर, हमें आपको एक पोता देना होगा। सही कह रही हूं ना? मिसेस स्टर्लिंग एकदम चुप हो जाती है। उनका चेहरा सख्त हो जाता है। इसे कैसे पता? स्टेला उनकी आंखों में जवाब पढ़ लेती है और टूट जाती है। आप कैसी इंसान हैं? इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? उधर मैं ये सब दूर से समझ रहा हूं। ड्रामा शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इस जिंदगी में स्टर्लिंग मेंशन की हर चीज से मैं दूर रहना चाहता हूं। मैं बस पकड़ता हूं, और आदत से मेरी नजर सीधे आईवी को ढूंढती है, और वो वहीं होती है, बस के पीछे, पहले से ही मुझे देख रही होती है। मैं भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर उसके पास पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग, आईवी। आईवी की आंखों में हल्की सी गर्माहट आ जाती है। गुड मॉर्निंग। फिर वो कहती है, तुम्हारी टोपी के बारे में, मैंने कल उसे धो दिया था, लेकिन अभी भी सूख नहीं पाई है। कल दे दूंगी, जब जब ये सूख जाएगी तब दे दूंगी। आईवी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। कोई बात नहीं। फिर वो पूछती है, आज दोपहर में तुम्हारी क्लास है क्या? करण, मैं सिर हिलाता हूं। नहीं, लेकिन शाम को मेरी पार्ट टाइम जॉब है। आईवी तुरंत पूछती है, कहाँ? एक रेस्टोरेंट है, एम्बर एंड साल्ट, शायद तुमने सुना होगा। आईवी एक सेकंड के लिए रुक जाती है। सुना होगा? असल में वो रेस्टोरेंट उसके परिवार के इन्वेस्टमेंट से ही शुरू हुआ था। बस से उतरने के बाद आईवी एक और सवाल पूछती है, अब से तुम हर शाम वही काम करोगे? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, शाम 7 से 9। आईवी धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। हम दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, अपने अपने कॉलेज की तरफ। आज स्टेला क्लास में नहीं आती, और ये कोई सरप्राइज नहीं है। मेरे हिसाब से वो कुछ दिनों तक और नहीं आएगी। जायन हॉस्पिटल में कम से कम 3 दिन रहेगा, और उसके बाद अपनी माँ के साथ विदेश चला जाएगा। पिछली जिंदगी में स्टेला उसे कभी माफ नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो बिना कुछ कहे चला गया था। लेकिन इस बार
कम से कम उसे सही गुड बाय मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद रिको फिर से गॉसिप में लगा हुआ है। भाई, ड्रामा ग्रुप चैट में खबर आई है, रिजमॉन्ड टेक वाला जायन और स्टेला अब ऑफिशियली साथ हैं। किसी ने उन्हें स्टर्लिंग फैमिली हॉस्पिटल में देखा है। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुककर फुसफुसाता है, और सुन, जायन को दवा से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। आईवी ड्रिपर है अभी। रिको सिर हिलाता है। यार, ये अमीर लोग भी ना। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, तुम्हारी ग्रुप चैट को ये सब कैसे पता? यहाँ तक कि कौन सी दवा थी वो भी? क्या उस हॉस्पिटल में कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है? रिको थोड़ा एक्सपर्ट बनकर बोलता है, करण तू अंडर एस्टिमेट करता है लोगों को। हॉस्पिटल स्टर्लिंग का है, लेकिन उसमें और भी शेयर होल्डर्स हैं, और स्टेला के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। सबको जायन से जलन हो रही है, और सब उसकी पोल खोलने में लगे हैं। जब इतने लोग लगे हों तो कुछ भी पता किया जा सकता है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। समझ में आता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे बारे में भी अफवाहें ऐसे ही फैली थी। ड्राइवर का बेटा अमीर लड़की के पीछे पड़ा है, उसने उसे फंसाया है। यहाँ तक कि उसने कॉलेज में एडमिशन भी फर्जी तरीके से लिया है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। रिको इससे दूर रहा। सुनना है तो सुन, लेकिन दूरी बनाकर रख। स्टर्लिंग फैमिली के बारे में ऐसे बात करना सही नहीं है। रिको सिर हिलाता है। टेंशन मत ले, मुझे लिमिट पता है। उसके बाद स्टेला कॉलेज आना बंद कर देती है, घर भी नहीं आती। 2 दिन तक मुझे शांति मिलती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली बार जब मैं स्टेला को देखता हूँ, वो एम्बर एंड साल्ट में होती है, जहां मैं काम कर रहा हूँ। मैं ब्लैक यूनिफॉर्म में टेबल साफ कर रहा होता हूँ, प्लेट्स और कटलरी उठा रहा हूँ। तभी स्टेला अंदर आती है, कारा और क्लियर के साथ। तीनों प्राइवेट डाइनिंग रूम की तरफ जा रही होती है। चलते चलते स्टेला साइड में देखती है और मुझे ट्रे पकड़ते हुए देख लेती है। तारा की भौहें उठ जाती है। तारा धीरे से कहती है, स्टेला करण यहाँ काम कर रहा है, क्या उसे सच में पैसों की इतनी जरूरत है? क्लेयर तुरंत उसे कोहनी मारती है, चुप रहो और आगे चलो। तारा स्टेला की तरफ देखती है। उसे समझ आ जाता है स्टेला पहले से ही खराब मूड में है, तो वो कुछ नहीं बोलती। पिछले 2 दिन स्टेला के लिए आसान नहीं रहे। जायन 2 दिन से हॉस्पिटल में है, आईवी ड्रिप पर। डॉक्टर ने साफ कहा है, दवा ने उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया है। उसे लंबे समय तक रिकवरी चाहिए, और अभी के लिए वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। डॉक्टर के कुछ समय का मतलब है 1-2 साल। लेकिन स्टेला सच्चाई जानती है। पिछली जिंदगी में करण 5 साल तक उसे बच्चा नहीं दे पाया था। अगर यही चीज जायन के साथ भी हुई, तो एक दिन उसे सच्चाई पता चल ही जाएगी। तब मैं क्या कहूंगी? आज जायन को डिस्चार्ज मिल गया है, और वो घर चला गया है। स्टेला ने अब तक मिसेस स्टर्लिंग की सच्चाई उससे छुपा कर रखी है। उसे नहीं पता वो जायन को कैसे बताएगी, या फिर उसकी आंखों में देखकर कैसे बात करेगी। लेकिन इन सब के बीच उसे अचानक करण से मिलने की बहुत तेज इच्छा होती है। वो दूर खड़े मुझे देखती है। मैं ट्रे पकड़कर शांत आवाज में एक कस्टमर को डिश समझा रहा हूं, और तभी उसके अंदर कुछ चल उठता है। वो तारा और क्लेयर को छोड़कर सीधे मेरी तरफ बढ़ती है। उधर मैं एक मुश्किल कस्टमर में फंसा हुआ हूं। एक मिडिल एज महिला, जो ऑर्डर करने के बजाय बस सवाल पर सवाल पूछ रही है। तुम नए हो ना? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। पास के किसी यूनिवर्सिटी से हो? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, जी मैम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? वो मुस्कुराती है, लेकिन उसके शब्द चुभते हैं। इतनी कम उम्र में काम कर रहे हो, लगता है पैसों की बहुत जरूरत है। स्टूडेंट लोन है क्या? खुद चुका पाओगे? मेरी मुस्कान मुश्किल से बनी रहती है। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है मैम। आप मेन्यू देख लीजिए, मैं अभी आता हूँ।
मैं मुड़ने लगता हूँ। तभी वो पीछे से चिल्लाती है, एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा कब कि मैं ऑर्डर नहीं कर रही? ये कैसी सर्विस है? मैं सोचता हूँ 2 दिन में सबसे खराब कस्टमर यही मिली है। मैं सुपरवाइज़र को बुलाने ही वाला होता हूँ। तभी स्टेला मेरे सामने आ जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा है और बिना कुछ बोले वो उस औरत की टेबल पर ज़ोर से लात मारती है। धड़ाम! पूरी टेबल पलट जाती है। मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ, पूरी तरह शॉक में। मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्टेला मेरे सामने खड़ी हो जाती है। वो उस औरत को घूरती है, सीधे बिना पलक झपकाए, या तो बैठकर खाना खाओ या यहाँ से निकल जाओ। औरत गुस्से में खड़ी हो जाती है। तुम होती कौन हो? मेरी टेबल पलट दी तुमने। जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसके साथ आए 2 लोग भी आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर स्टेला को घेर लेते हैं। लेकिन स्टेला पिछले कुछ दिनों से अंदर ही अंदर भरी हुई थी। इस बार वो चुप नहीं रहती। बिना कुछ कहे वो सीधा उस औरत के चेहरे पर मुक्का मारती है। मैं जम जाता हूँ और अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट हंगामे में बदल जाता है। तभी तारा और क्लेयर भागते हुए आती है। तारा जोर से चिल्लाती है, स्टेला, बस करो। तारा गाली देती हुए बिना एक सेकंड सोचे लड़ाई में कूद पड़ती है। क्लेयर भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और पूरा सीन पूरी तरह से कैओस में बदल जाता है। मैं तुरंत पास वाला रेडियो उठाता हूँ। सुपरवाइजर को बुलाओ, जल्दी। कुछ ही सेकंड में ड्यूटी सुपरवाइजर 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ जाता है। काफी मुश्किल से सब मिलकर दोनों तरफ को अलग करते हैं। उस मिडल एज औरत की हालत खराब हो चुकी है। होंठ फटा हुआ, आंख सूज चुकी है। स्टेला ने बाकी 2 लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ उसी औरत को टारगेट कर रही थी। उस औरत के कपड़े भी खराब हो चुके हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है, मैं पुलिस बुलाऊंगी। पूरे रेस्टोरेंट में सनसनी फैल जाती है। हर कोई देखने लगता है। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी मैनेजर रॉस अपने ऑफिस से भागते हुए आता है। जैसे ही उसकी नज़र स्टेला पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। वो जल्दी से उसके पास आता है। मिस स्टर्लिंग, आप यहाँ? आपने पहले बताया नहीं। उसकी आवाज़ में हल्का डर साफ सुनाई देता है, क्योंकि स्टेला इस रेस्टोरेंट की वीआईपी मेंबर है। उसके लिए हमेशा एक प्राइवेट रूम रिजर्व रहता है और मैनेजर रॉस जानता है, अगर ये रिश्ता खराब हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्टेला को ध्यान से देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त। स्पष्ट है वो अभी भी लड़ाई करके आई है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, किसने हिम्मत की स्टेला पर हाथ उठाने की? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यहाँ आखिर हुआ क्या है, उसे अच्छे से पता है। स्टेला मिसेस स्टर्लिंग की सबसे कीमती चीज है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी यहाँ मारपीट में शामिल थी, तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे। तभी वो मिडिल एज औरत फिर चिल्लाने लगती है, तुम मैनेजर हो? अच्छा हुआ आ गए। मैं यहाँ आराम से खाना खा रही थी। पहले तुम्हारे वेटर ने बदतमीजी की और फिर उसकी दोस्त ने मुझे पीट दिया। मैं पुलिस केस करूंगी। इस रेस्टोरेंट को कोर्ट में घसीटूंगी। मैनेजर रॉस मेरी तरफ देखता है, जैसे जवाब मांग रहा हो। मैं बोलने ही वाला होता हूँ। तभी स्टेला मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र सीधी उस औरत पर टिकी है, ठंडी और खतरनाक। इसका सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम देखने में ही चुभती हो। केस करना है तो कर लो। तारा माथा पकड़कर फोन निकालती है। ठीक है, मैं अपने लॉयर को बुलाती हूँ। हमें भूख लगी है, पहले हम खाना खाएंगे। मैनेजर रॉस तुरंत समझ जाता है, ये लोग आम ही हैं, इनसे उलझना सही नहीं होगा। वो तुरंत सिक्योरिटी को इशारा करता है। तीनों औरतों को पीछे ऑफिस में ले जाया जाता है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है, आवाज धीमी लेकिन सख्त, इधर आओ, ध्यान से सुनो। मिस स्टर्लिंग का पूरा ख्याल रखना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सिर हिलाता हूँ, जी मैनेजर। लेकिन अंदर ही अंदर
मैं सोच रहा हूँ, ये मामला अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं रहा, ये कुछ और बड़ा बनने वाला है। मैनेजर रॉस धीरे से एक लंबी सांस छोड़ता है, जैसे थोड़ी राहत मिली हो। फिर वो तुरंत मुड़ता है और उन तीनों औरतों के पीछे ऑफिस में चला जाता है। उसे साफ पता है, ये मामला बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ गया तो सिर्फ रेस्टोरेंट की इमेज नहीं गिरेगी, उसकी अपनी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो स्टर्लिंग फैमिली से टकराने का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए सबसे समझदारी भरा तरीका है उन औरतों को बैठाकर बात करना और मुआवजा देकर मामला यहीं खत्म करना। जरूरत पड़ी तो ज्यादा पैसे दे देगा, लेकिन मामला दबा देना जरूरी है, क्योंकि एम्बर एंड साल्ट कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ मेंबर्स आते हैं, अमीर लोग, सेलिब्रिटी, प्राइवेट मीटिंग्स, डील्स, सर यही होती है। एक दिन का रूम रेंट ही 5 डिजिट का होता है। अगर यहाँ किसी कस्टमर पर हमला होने की खबर बाहर गई तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खत्म। उधर फ्लोर सुपरवाइजर धीरे से पूछता है, सर उस नए इंटर्न का क्या करना है? मैनेजर रॉस पहले ही परेशान है। तकनीकी तौर पर गलती कस्टमर की थी, लेकिन पहला ही दिन और इतना बड़ा ड्रामा। वो हाथ हिलाकर कहता है, उसे पैसे देकर निकाल दो, वापस मत आने देना। सुपरवाइजर सिर हिलाता है, समझ गया। वो बाहर आता है मुझे ढूंढने, लेकिन मैं वहां नहीं होता। पूछने पर पता चलता है मैं स्टेला को जानता हूं और वो मुझे प्राइवेट डाइनिंग रूम में बुला चुकी है। सुपरवाइजर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। अंदर से स्टेला की आवाज साफ सुनाई देती है, मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? करण, तुम सच में मुझे डांट रहे हो अभी? मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। क्या तुम चाहते थे वो तुम्हारा स्टूडेंट लोन भर दे? ओह, तो तुम ऐसे इंसान हो? मैं उसे देखता रह जाता हूँ, फिर शांत आवाज में बोलता हूँ, मिस स्टर्लिंग, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत बढ़ गया। और जब हम घर जाएंगे तो मिसेस स्टर्लिंग फिर मेरे पीछे पड़ेंगी। जैसे ही मैं मिसेस स्टर्लिंग का नाम लेता हूँ, स्टेला जोर से टेबल पर हाथ मारती है। धड़ाम। तारा तुरंत बोलती है, स्टेला शांत हो जाओ। लेकिन स्टेला ठंडी हंसी हंसती है और मुझे घूरती है। करण, तुम बस वही करते हो जो मेरी मॉम कहती है ना? जो भी वो बोले तुम बस मान लेते हो। उसे मुझे इतना शांत देखकर अजीब सा गुस्सा आ रहा है। उसके दिमाग में आता है, काश करण को भी याद होता सब कुछ, तब वो इतना आज्ञाकारी नहीं होता। लेकिन मैं शांत ही रहता हूँ। मैं ये सब मिसेस स्टर्लिंग के लिए नहीं कर रहा, मैं बस थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आसपास ड्रामा करना बंद करो, ताकि वो मुझे परेशान करना बंद करे। मैं उसकी आंखों में देखकर साफ कहता हूँ, स्टेला, मुझे सच में तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझसे दूर रहो तो वही सबसे अच्छा होगा। स्टेला की आंखें लाल हो जाती हैं। वो मुझे घूरती है, तुम ये सब सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए कह रहे हो। मैं एक शब्द ही नहीं मानती। पहले मैं हमेशा उसका ख्याल रखता था, ज्यादा देर तक जागना मत, इतना मत पीना, अपने पेरेंट्स से मत भिड़ो। मैं सच में उसकी परवाह करता था। जब वो हॉस्पिटल में थी मैं दिन रात उसके पास बैठा रहा था, वो मेरी दुनिया थी। लेकिन अब वो मुझे देख रही है जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही। तुम ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो ना, करण? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता हूँ, जो मैं सोचना है सोचो। मिस स्टर्लिंग, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मुझे काम पर वापस जाना है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता हूँ और सामने फ्लोर सुपरवाइजर खड़ा होता है। वो थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा है। करण, तुम मिस स्टर्लिंग को जानते हो? मैं हल्का सा झिझकते हुए कहता हूँ, हाँ, हम एक ही कॉलेज में हैं। उसे लगता है क्लासमेट शब्द काफ़ी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा पूछता नहीं। थोड़ी देर रुककर वो धीरे से कहता है, करण, आज जो हुआ उससे रेस्टोरेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है। ओनर को अभी पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तो जवाब देना पड़ेगा। तुम इंटर्न हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आगे नहीं रख पाएंगे। वो बात को बहुत नरमी से कहता है, लेकिन मैं सब समझ जाता हूँ।
पहले ही दिन और नौकरी खत्म। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उतना भी नहीं। मैं हल्की सांस लेकर कहता हूँ, सॉरी, आपने मुझे मौका दिया और मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। सुपरवाइजर तुरंत सिर हिलाता है। नहीं, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ बड़े लोग आते हैं। कभी कभी हमें बिना गलती के भी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ जगहों पर तो ग्रीवेंस बोनस भी मिलता है, बस इसलिए कि स्टाफ को चुप रहना पड़ता है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। समझ गया। उधर प्राइवेट रूम के अंदर माहौल भारी हो चुका है। लाइट भी जैसे उस टेंशन को महसूस कर रही है। स्टेला चुप बैठी है, चेहरा पत्थर जैसा ठंडा, लेकिन अंदर कुछ बहुत खतरनाक उबल रहा है। अभी अभी हुई लड़ाई के निशान साफ दिख रहे हैं। उसके हाथ की त्वचा फट गई है, खून हल्का हल्का बह रहा है। होठ के पास नीला निशान, चेहरे पर सूजन वो और भी खतरनाक लग रही है। एक स्टाफ मेंबर आइस बैग लेकर आता है, धीरे से उसके सामने रखता है। तारा और क्लेयर भी वहीं खड़ी है। उनके हाथ और गर्दन पर हल्के खरोच के निशान हैं, लेकिन उनकी हालत स्टेला जितनी खराब नहीं है। स्टेला के सारे जख्म चेहरे पर है, जो छुपाए नहीं जा सकते। स्टाफ धीरे से इशारा करता है, मैम इसे लगा लीजिए। लेकिन स्टेला बिना देखे ही आइस बैग को टेबल पे फेंक देती है। धप। कमरे में एक तेज आवाज गूंजती है और माहौल और भी भारी हो जाता है। टेबल पर पड़ा आइस बैग तेज आवाज के साथ टकराता है। ठक। कमरे की खामोशी में वो आवाज और भी भारी लगती है। स्टेला का चेहरा और सख्त हो जाता है। उसकी आवाज ठंडी है, लेकिन अंदर दर्द छुपा है। उसने मुझे उसके लिए लड़ते हुए देखा, मुझे इस हालत में देखा, और एक बार भी मेरे लिए कुछ नहीं लाया। ये आइस बैग भी किसी और ने ला कर दिया। करण एक बार भी नहीं आया। उसकी आवाज में चोट भी है, और कहीं गहराई में अकेलापन भी। उसके सीने में कुछ भारी सा महसूस होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसका दिमाग अपने आप पिछली जिंदगी की तरफ चला जाता है, जब करण हर वक्त उसके साथ रहता था। जब वो चोट खाती थी तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी। आंसू रोक नहीं पाता था। दवा लेने दौड़ जाता था और खुद उसके जख्म साफ करता था। उसके हाथ इतने हल्के होते थे, जैसे उसे दर्द देने से डरता हो। जब उसके पेरेंट्स उसे डांटते थे तो करण दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ा रहता था, और जैसे ही वो बाहर आती, वो वही होता, शांत और हमेशा साथ देने वाला। तब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ स्टेला के आसपास घूमती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। क्या करण भी रीबॉर्न हुआ है? ये ख्याल अचानक उसके दिमाग में आता है, लेकिन वो तुरंत उसे झटक देती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। फिर एक और ख्याल आता है, अगर वो सच में रीबॉर्न होता तो वो यहाँ कभी नहीं रहता और मेरी माँ की बात कभी नहीं मानता। तभी तारा धीरे से कहती है, स्टेला, आज तुमने हद कर दी। तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? ये सू फैमिली का है। अगर यहाँ कुछ हुआ और बात तुम्हारे डैड तक पहुंची तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता है। स्टेला एकदम चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। सू फैमिली। और तभी उसके दिमाग में एक चेहरा आता है, आईवी। क्या वही सू फैमिली? तारा से फिराती है। मेरे घर का बिजनेस भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है। मैं अच्छे से जानती हूँ। वो धीरे से झुककर कहती है, सू फैमिली का असली बिजनेस एआई और क्लीन एनर्जी है। दोनों फील्ड में टॉप पर है। लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक फूड इंडस्ट्री में एंट्री ली। सुना है फैमिली के किसी यंग मेंबर ने चाहा था और पूरा इन्वेस्टमेंट उसी के लिए किया गया। अब वो आईवी है या कोई और ये पक्का नहीं, लेकिन सरनेम तो वही है। क्लेयर शक में बोलती है, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी फैमिली और उनकी बेटी एग्रीकल्चर पढ़ रही है। वो आईवी खेती बाड़ी पढ़ती है ना? ये तो थोड़ा अजीब है। क्लियर के हिसाब से इतनी बड़ी फैमिली के बच्चे हमेशा बड़े बड़े बिजनेस या पावरफुल फील्ड में जाते हैं। लेकिन
स्टेला चुप है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही है, आईवी और करण। अगर वो सच में उसी फैमिली से है, तो उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल जाती हैं।